हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। तो निम्मी क्वेश्चन बैंक सीरीज में ऑलरेडी हम 3 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं 60 नंबर क्वेश्चन तक। आज अपनी ये चौथी वीडियो है निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज में। हम हर वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसके पीछे के कंसेप्ट को समझते हैं, चारों ऑप्शन को क्लियर करते हैं, साथ ही साथ इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में उसको डिस्कस करते हैं। ये जो निम्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका कोई वनडे एग्जाम हो, आईटीआई का एग्जाम हो, अभी रिसेंट जो वैकेंसीज निकाली गई हैं एनपीसीआईएल की, एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की, एलपीएससी इसरो की, इन सभी के लिए ये वीडियोस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इससे आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज होते हैं, साथ ही साथ इसके पीछे का कंसेप्ट क्लियर होता है और एग्जाम में इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर के आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन 61 नंबर क्या है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर आपको एक ड्रिल बिट दिखाई गई है, यहाँ पर एक्स से मार्क किए गए पार्ट को पूछा गया है। ठीक है, तो एक फ्लूट आपका यहाँ पर इस साइड में जा रहा है, दूसरा फ्लूट हमारा इस साइड में जा रहा है। इन दोनों फ्लूट के बीच का यहाँ पर जो एंगल है, ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं पॉइंट एंगल से नाम से। इसको हम किस नाम से जानते हैं, पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर बात की जाए कि पॉइंट एंगल की, तो पॉइंट एंगल बेसिकली हार्ड मटेरियल के लिए अगर बात की जाए तो हार्ड मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए बात की जाए जो नरम धातुएं होती हैं उसके लिए इसकी वैल्यू कम होती है। जैसे एग्जाम्पल बात किया जाए तो यहाँ पर अगर कास्ट स्टील पूछ लिया जाए या फिर स्टेनलेस स्टील पूछ लिया जाए, तो कास्ट स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील के लिए जो एंगल होता है लगभग आपका 145 से 150 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। अब यहीं पर नॉर्मल पूछ लिया जाए कि माइल्ड स्टील के लिए या फिर साधारण कार्य के लिए पॉइंट एंगल कितना होता है ड्रिल का, तो कितना होता है 118 डिग्री होता है। सॉफ्ट मटेरियल में बात की जाए तो सॉफ्ट मटेरियल में जैसे कॉपर हो गया या फिर आपका ब्रास हो गया, इसके लिए पूछा जाए तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आपका 100 डिग्री पॉइंट एंगल रखा जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम की बात की जाए तो उसके लिए अप्रॉक्स 30 डिग्री यहाँ पर पॉइंट एंगल रखा जाता है। तो हार्ड मटेरियल के ज़्यादा होता है, सॉफ्ट मटेरियल के लिए कम होता है। स्टैंडर्ड आपका पूछा जाता है एग्जाम में कितना होता है, 118 डिग्री होता है। अब अगर यहाँ पर अगर कुछ और आप बात की जाए कि यहाँ पर जो है फ्लूइड्स कटे होते हैं, इन फ्लूइड का बेसिकली काम क्या होता है, तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि ड्रिल की बॉडी पर जो स्पाइरल ग्रूव्स कटी होती हैं, उस जो यहाँ पर झिर्रियाँ कटी होती हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड ही बेसिकली क्या करते हैं, ड्रिल में कटिंग एजेस का निर्माण करते हैं, इसी के द्वारा कटिंग का काम होता है। और इसी के थ्रू आपका जो चिप्स होता है, मटेरियल होता है एक्स्ट्रा, जब कटिंग के रूप में चिप्स निकलती है तो वो बाहर निकलती है। साथ ही साथ जो कूलेंट होता है इसी के द्वारा यहाँ पर कटिंग एज पर पहुँचता है, जिससे हीट और फ्रैक्शन भी रिड्यूस होती है। तो ये होता है किसका काम, फ्लूइड का। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके बारे में, लैंड के बारे में, कि लैंड क्या होता है, तो बेसिकली ये फ्लूइड के मध्य का क्या होता है, एक डिस्टेंस वाला भाग होता है, थोड़ा हल्का सा उभार लिए हुए होता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है कि जो हम ड्रिल का साइज लेते हैं वो किससे लेते हैं, तो अगर आपको ड्रिल का साइज मेजर करना है तो हमेशा किससे मेजर किया जाता है, मार्जिन से। ड्रिल का साइज किससे लेते हैं, मार्जिन के द्वारा ड्रिल का साइज लिया जाता है। बेसिकली जो लैंड है उसका काफ़ी चमकीला भाग होता है और इसी से हम साइज क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है व्हिच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल सैंक। तो यहाँ पर ड्रिल के सैंक में किस प्रकार की टेपर पाई जाती है। आप सभी को पता है जो ड्रिल बिट होती है वो क्या होती है, टेपर होती है। तो उसमें कौन सा टेपर होता है, तो बेसिकली उसमें कौन सा टेपर होता है, मोर्स टेपर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा कि जो ड्रिल बिट होती है उस पर कौन सा टेपर पाया जाता है, तो उस पर मोर्स टेपर पाया जाता है। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपकी 13 mm तक की ड्रिल होती है, ठीक, कितने mm तक की, 13 mm। यहाँ पर एग्जैक्टली बात की जाए तो 12.7 mm तक की जो ड्रिल होती हैं ये स्ट्रेट सैंक ड्रिल होती हैं। ठीक, इनका जो सैंक होता है स्ट्रेट होता है, इस पर कोई टेपर नहीं दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, और ये जो ड्रिल्स होती हैं, ठीक, अप टू 12.7 mm की, इसको हम किस में होल्ड करते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली आपका होल्ड कर सकते हैं, मतलब इसको
ड्रिल चक में, ठीक। और ड्रिल चक को फिर हम होल्ड करते हैं आर्बर में और उसको फिर होल्ड कर देते हैं स्पिंडल में। तो 13 mm तक की जो सैंक की ड्रिल होती है ड्रिल चक के द्वारा सीधा मशीन के स्पिंडल में होल्ड की जाती है। अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जो आपकी ड्रिल है उसका साइज मान लो क्या है, छोटा है। जो मशीन का स्पिंडल है उससे आपका ड्रिल का साइज क्या है, छोटा है। तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, और अगर आपके ड्रिल का साइज बड़ा हो जाता है तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाएगा। तो यदि ड्रिल का साइज क्या है, छोटा है, तो उस कंडीशन में हम स्लीव का प्रयोग करते हैं, ठीक। और यदि हमारे ड्रिल का व्यास क्या है, मशीन के स्पिंडल के व्यास से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। ये भी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात की जाए कि ड्रिल पर कितने रेंज का यहाँ पर मोस्ट टेपर पाया जाता है, तो ड्रिल पर बेसिकली जो मोस्ट टेपर पाया जाता है ये MT1 से लेकर के, ठीक है, MT1 से लेकर के और MT5 तक, ठीक। MT1 से लेकर के MT5 तक के रेंज का यहाँ पर आपका पाया जाता है मोस्ट टेपर, जो भी आपकी ड्रिल होती है उसके सैंक पर। तो आशा करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, which is used to remove drill and sockets from the machine spindle। मशीन के स्पिंडल से हमें ड्रिल को निकालना है, ठीक है, सॉकेट को निकालना है या स्लीव को निकालना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, किसके द्वारा हम इसको निकालते हैं। तो बेसिकली ये निकाला जाता है ड्रिल ड्रिफ्ट के द्वारा। ड्रिल ड्रिफ्ट किस मटेरियल की बनी होती है, तो ये बेसिकली बनी होती है माइल्ड स्टील की, कुछ इस प्रकार की आपकी होती है, ठीक है। इसका एक सिरा स्ट्रेट होता है और दूसरा यहाँ पर हल्का सा टेपर में होता है। तो ये जो टेपर होता है इसका एंगल आपको पता होना चाहिए। तो ये लगभग 8 डिग्री से लेकर के और 15 डिग्री के बीच में ये टेपर एंगल रखा जाता है, किसका, ड्रिल ड्रिफ्ट का। किसकी बनी होती है, माइल्ड स्टील की बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, 64 नंबर, नेम द टैप रिंच यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस। उस टैप रिंच का नाम क्या है जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्रतिबंधित स्थान, जहाँ पर स्थान थोड़ा कम होता है, प्रॉपर स्थान नहीं होता है टैप को घुमाने के लिए, टैप रिंच को घुमाने के लिए, उस कंडीशन में यहाँ पर बेसिकली किस टैप रिंच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बॉक्स टाइप है, टी हैंडल टाइप है, सॉलिड टैप रिंच है या डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं टी हैंडल टैप रिंच का, ठीक है। बेसिकली आपका ये क्या होता है, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर हैंडल होता है, उसकी संख्या काफ़ी लंबी होती है। तो मान लो यहाँ पर अगर आपका घुमाने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है तो काफ़ी लंबा यहाँ पर आपका टी आकार का हैंडल लेते हैं, ऊपर हम क्या करते हैं, इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये होती है टी हैंडल टैप रिंच। बॉक्स टैप रिंच होती है बेसिकली एक फिक्स साइज के लिए प्रयोग की जाती है। सॉलिड टैप रिंच भी सेम होती है। डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच में क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट करके डिफरेंट साइज के टैप को इसमें होल्ड किया जा सकता है। बेसिकली जो हैंड टैप होते हैं ये आपके इसी में होल्ड किए जाते हैं, एडजस्टेबल टैप में। टैप का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो किसी भी जॉब में इंटरनल थ्रेड काटने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, इन द ISO मेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज फॉर M10 × 1.5 थ्रेड। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि ISO है, ठीक है, ISO मेट्रिक थ्रेड में M10 × 1 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल क्या होगा। तो बेसिकली जब भी हमें क्या करना होता है, किसी भी होल में टैपिंग करनी है तो डायरेक्टली हम टैपिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। और ड्रिलिंग करने के बाद फिर इसमें हम क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। तो ड्रिलिंग करते समय यहाँ पर हमें टैपिंग के लिए कुछ मटेरियल छोड़ना पड़ता है, ठीक है। कुछ मटेरियल यहाँ करते हैं हम क्या करते हैं, टैपिंग के लिए छोड़ देते हैं, जिससे यहाँ पर आपकी एग्जैक्ट थ्रेड बन सके। तो यदि हमें M10 × 1.5 पिच की थ्रेड काटनी है होल में, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो ड्रिल का होल होगा, ड्रिल का जो साइज होगा वो कितने mm का यहाँ पर हम होल करेंगे, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि M10 × 1.5 का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर M का मतलब होता है कि आपकी मेट्रिक थ्रेड है, 10 का मतलब होता है कि इसका जो मेजर डायमीटर है कितना है, 10 mm है, और 1.5 क्या है, इसकी पिच है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है इन तीनों में से किसी एक के बारे में, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए।
अब यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, हम टैप ड्रिल साइज निकालने वाले हैं। तो आपको टैप ड्रिल साइज का फार्मूला पता होना चाहिए कि टैप ड्रिल साइज बराबर क्या होता है। तो टैप ड्रिल साइज बराबर होता है जो भी आपका टैप साइज दिया गया है उसमें से हमें माइनस करना होता है 2 इंटू डी को। और यहाँ पर बेसिकली जो डी होता है, डी मतलब क्या होता है, अगर बात की जाए यहाँ पर मेट्रिक थ्रेड की, तो मेट्रिक थ्रेड की डी बराबर होता है 0.61 इंटू पिच होता है, ठीक। और यहीं पर अगर ब्रिटिश थ्रेड हो जाए तो 0.63 इंटू पिच हो जाता है, ठीक है। मेट्रिक थ्रेड के लिए 0.61 इंटू पिच हो जाता है और ब्रिटिश थ्रेड के लिए 0.63 इंटू पिच हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा टैप साइज क्या है, टैप साइज मतलब मेजर डायमीटर ये कितना है आपका 10 है, -2 और डी के स्थान पे हम क्या रखेंगे 0.61 रखेंगे, ठीक है 0.61 और इंटू यहाँ पर पिच कितनी है 1.5 mm यहाँ पर पिच रख देंगे, ठीक। अब इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया 10 और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करो, 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, तो ये हो जाएगा 3 और 3 को 0.61 से मल्टीप्लाई कर दो तो छात्रिक 18 अराउंड 1.8 ये निकल के आएगा, ठीक है। अराउंड कितना निकल के आएगा 1.83 आएगा, बट आप 3 को छोड़ सकते हो 1.8 ले सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 8.17 निकल के आएगा, ठीक। कितना निकल के आएगा 8.17 यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। अब चूंकि ये जो ड्रिल होती हैं स्टैंडर्ड साइज में पाई जाती हैं तो 8.17 के पास में क्या है, तो 8.17 के पास में 8.2 mm जो कि इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट किए हम, m का मतलब मेट्रिक, 10 का मतलब हो गया मेजर डायमीटर, 1.5 पिच हो गई। फार्मूला है टैप ड्रिल साइज बराबर टैप साइज -2 इंटू डी। डी मतलब होता है डेप्थ ऑफ थ्रेड, अब हमें डेप्थ ऑफ थ्रेड नहीं पिच दी गई है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास फार्मूला है कि डेप्थ ऑफ थ्रेड बराबर होता है 0.61 इंटू पिच मेट्रिक के लिए, 0.63 इंटू पिच ब्रिटिश के लिए। वैल्यू उठा के हमने रख दिया 10 में से, फिर माइनस के 2 इंटू 0.61 इंटू 1.5 1.83 माइनस कर दिया 10 में से 8.17 आ गया। अप्रॉक्स आंसर यहाँ पर 8.2 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे खुद से वैल्यू को चेंज करके तो आपको आसानी से क्लियर यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग करते समय जो हम फीड देते हैं उसकी इकाई क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, यहाँ पर बेसिकली पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि फीड का मतलब क्या होता है, ठीक है। फीड आखिर कहते किसे हैं, तो जो भी हमारा ड्रिल है, ठीक, हम किसी भी होल में क्या कर रहे हैं ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो ड्रिलिंग करते समय जो हमारा ड्रिल है एक रोटेशन में, ठीक, मान लो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ से या एंटी क्लॉक किसी डायरेक्शन में एक रोटेशन कंप्लीट किया यहाँ पर आया, ठीक है। तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में इसने कितनी दूरी तय की, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस तय किया, यही इसका क्या होता है फीड होता है। फीड इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन। एक चक्कर घुमाने में ड्रिल हमारा जितना दूरी तय करता है वही उसकी क्या कहलाती है, फीड कहलाती है, ठीक। अब फीड को हम किस में नापते हैं, तो फीड को बेसिकली नापा जाता है mm पर रेवोल्यूशन में, ठीक। अब चूंकि डिस्टेंस को किस में लेते हैं mm में लेते हैं और कितने रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में कितने mm डिस्टेंस ट्रेवल किया वही फीड है, तो यूनिट हो जाएगी mm पर रेवोल्यूशन। आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कटिंग स्पीड की बात की जाए, ठीक, तो कटिंग स्पीड हो गया आपका मीटर प्रति मिनट, ठीक, क्या हो गया मीटर प्रति मिनट। अब मान लो 1 मिनट में ड्रिल ने कितना मटेरियल रिमूव किया, अगर उसको कुछ हम इस प्रकार से क्या करें हॉरिजेंटली रख दें, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ड्रिल क्या हुआ 1 मिनट इसने होल किया, 1 मिनट में जो भी आपका मटेरियल रिमूव हुआ उसको क्या हम करें इसे हॉरिजेंटली रख दें और इसको हम नापे मीटर में कि कितना मटेरियल रिमूव हुआ, तो वही 1 मिनट में जितना मटेरियल रिमूव हुआ मीटर में वही क्या है उसकी कटिंग स्पीड कहलाती है। मीटर प्रति मिनट इसकी यूनिट हो जाती है किसकी, कटिंग स्पीड की। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर क्या पूछा गया है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। यहाँ पर आपको एक वर्नियर कैलिपर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इसमें एक्स से जो पार्ट मार्क किया गया है ये क्या है। तो ये बेसिकली क्या है, वर्नियर कैलिपर है आपका, मैनुअल वाला है, एनालॉग का। यहाँ पर एक्स से मार्क किए गए पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डेप्थ बार।
इसका नाम क्या है, डेप्थ बार। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है डेप्थ बार का, तो बेसिकली जब आपको कोई मान लीजिए ब्लाइंड होल की डेप्थ चेक करनी है या कोई नॉर्मल डेप्थ चेक करनी है तो यहाँ पर इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी फिक्स जॉ हो गई, यह आपकी मूवेबल जॉ हो गई, यहाँ पर ये आपका मेन स्केल हो गया, यहाँ पर आपका वर्नियर स्केल बना है। ये वाले जो आपके जॉस हैं इसका प्रयोग हम करते हैं आउटर मेजरमेंट के लिए, और ये वाले जो जॉस हैं इसका प्रयोग हम करते हैं इनर मेजरमेंट के लिए। अंदरूनी माप जैसे होल का हो गया, डायमीटर चेक करना है, कोई इंटरनल विड्थ चेक करनी है तो वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वालिटी स्टील का इसको बनाया जाता है वर्नियर कैलिपर को। लिस्ट काउंट आप सभी को पता है 0.02 mm इसकी लिस्ट काउंट होती है, 20 माइक्रोन आप कह सकते हो। डिजिटल वाले की बात की जाएगी तो वहाँ पर उसकी एक्यूरेसी 10 माइक्रोन लिस्ट काउंट उसकी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 68 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो 68 में पूछा गया है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। तो जो हम कॉम्बिनेशन सेट यूज करते हैं उसमें 3 हेड होते हैं, जो एक प्रोटेक्टर हेड होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है। बेसिकली 3 हेड हो गया, सेंटर हेड हो गया, प्रोटेक्टर हेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया स्क्वायर हेड। तो प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी कितनी होती है, तो यहाँ पर 1 डिग्री। ठीक है, जो आपका कॉम्बिनेशन सेट है उसमें जो प्रोटेक्टर हेड लगा होता है उसके सहायता से हम 1 डिग्री की एक्यूरेसी में किसी भी एंगल की मार्किंग कर सकते हैं। ठीक, या उसकी हम चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए जो आपका स्क्वायर हेड लगा होता है, स्क्वायर हेड का यूज क्या होता है, तो स्क्वायर हेड के द्वारा हम बेसिकली 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री या आप कह लीजिए 90 डिग्री, ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्वायरनेस फ्लैटनेस भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सेंटर हेड लगा होता है उसका काम क्या होता है, तो सेंटर हेड के द्वारा कोई भी राउंड जॉब है, सिलेंड्रिकल जॉब है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका सेंटर को मार्क कर सकते हैं, सेंटर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था कॉम्बिनेशन सेट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए 69 नंबर, यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, वो कितनी परिशुद्धता में बेसिकली चेकिंग करता है। ट्राई स्क्वायर कैसा है, चेकिंग है, मार्किंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी एक्यूरेसी में वर्क करता है यहाँ पर पूछा गया है। तो जो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है बेसिकली कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है आपके एग्जाम में। ठीक, कहीं कहीं आपको 0.02 mm पर 10 mm लेंथ मिलता है और कई बार यहाँ पर एग्जाम में 0.002 mm। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये आपका जो 2 माइक्रोन वाला है 0.002 mm। ठीक है, यहाँ पर जो है ये है 20 माइक्रोन। ठीक है, 0.02 मतलब 20 माइक्रोन, 0.002 का मतलब 2 माइक्रोन। तो जो हमारा ट्राई स्क्वायर है ये 2 माइक्रोन 0.002 mm पर 10 mm लेंथ की एक्यूरेसी में काम करता है। कई सारे एग्जाम में इसी को करेक्ट आंसर माना गया है, तो इसी को ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, हमें 90 डिग्री एंगल चेक करना हुआ, मार्क करना हुआ, स्क्वायरनेस चेक करना हुआ, सरफेस की फ्लैटनेस चेक करनी हुई, तो इन दोनों इस सभी के लिए इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है व्हिच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क। निशान दिखाने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है। तो अगर बात की जाए विटनेस मार्क, विटनेस मार्क क्या होता है, कोई भी आपका मान लीजिए ये जॉब है, ठीक है, यहाँ पर हमें बहुत कोई कटिंग करनी है। ठीक, मान लो यहाँ से हमको ऐसे ये कट करके निकाल देना है। ठीक, यहाँ से हमको क्या करना है, कुछ ऐसा कट करके निकाल देना है इस वाले पार्ट को। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस पर हम स्क्राइबर के द्वारा लाइनें खींचेंगे। अब स्क्राइबर के द्वारा लाइनें खींचने के बाद क्या है, कटिंग करते समय क्या बार ये मिट जाती हैं लाइनें। ठीक है, तो प्रॉपर यहाँ पर आपको गाइड नहीं मिल पाती है, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पंच के द्वारा इन लाइनों पर क्या करते हैं, निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर जो निशान लगाते हैं कटिंग के समय ये हमें गाइडेंस करती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विटनेस मार्क कहते हैं। ठीक है, इसकी बेसिकली जो अगर दूरी की बात की जाए कि एक से दूसरे मीन्स यहाँ पर पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होती है, तो बेसिकली आपकी 3 से लेके 5 mm, कितने mm, 3 से लेकर के 5 mm। ठीक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी होती है 3 से लेकर 5 mm के डिस्टेंस पर यहाँ पर हम
मार्किंग करते हैं। किस का पंच का प्रयोग किया जाता है? तो विटनेस मार्किंग के लिए डॉट पंच का प्रयोग किया जाता है। एंगल कितना होता है? तो डॉट पंच का एंगल आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कई बार आपको अगर मान लो एग्जाम में 60 डिग्री मतलब डॉट पंच नहीं दिया गया है, प्रिक पंच दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देगा 30 डिग्री प्रिक पंच या 60 डिग्री प्रिक पंच। तो 60 डिग्री प्रिक पंच आप आंसर कर दीजिएगा अगर डॉट पंच ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक। दूसरा, प्रिक पंच 30 डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो उसको बेसिकली जो डिवाइडर होते हैं, जैसे मान लो कोई सीट मेटल है, अब सीट मेटल में मान लो यहाँ पर हमें क्या करना है, गोला करना है, तो इसका सेंटर है, तो सेंटर मार्क करने के बाद यहाँ पर डिवाइडर के हेड को यहाँ पर वो आसानी से रुक सके, इसके लिए हम 30 डिग्री प्रिक पंच के द्वारा यहाँ पर एक मार्किंग कर देते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सेंटर पंच, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। ड्रिलिंग करने से पहले यहाँ पर ड्रिल बिट को स्थान देने के लिए, यहाँ पर उसके सेंटर को मार्किंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं 90 डिग्री सेंटर पंच का। स्क्राइबर के पॉइंट को स्थान देने के लिए 30 डिग्री प्रिक पंच, और आपका ड्रिल के पॉइंट को स्थान देने के लिए 90 डिग्री वाले सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जाए कि पिन पंच का यूज क्या होता है, पिन पंच कहाँ प्रयोग करते हैं? तो बेसिकली असेंबली में डॉबल पिन लोकेटिंग पिन को रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए बेल पंच का प्रयोग कहाँ होता है, इसी को बेल सेंटर पंच के नाम से भी जानते हैं। तो कोई भी आपका सिलेंड्रिकल जॉब है उसका सेंटर आसानी से शीघ्रता से निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। घंटी नुमा आकार का होता है, इसीलिए इसका नाम बाल पंच है, बेल पंच है, ठीक है, घंटी वाला पंच। सेंटर पंच हमने आपको ऊपर बता दिया, 90 डिग्री एंगल होता है, ड्रिल के यहाँ पर सेंटर को मार करने के लिए यूज करते हैं। अब जो भी यहाँ पर पंच है इसके साथ हैमर पूछा जाए कौन सा यूज करते हैं, तो बाल पिन हैमर प्रयोग करते हैं। उसका वेट कितना होता है? तो जो बाल पिन हैमर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसका वेट होता है 250 ग्राम, ठीक है, तो 250 ग्राम वाले हैमर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपको पंच से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियोस को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने डाउट पूछिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके वहाँ भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को। What is the name of the caliper having one leg with an adjustable divider point and other leg is bent? उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है बेसिकली, ठीक है। तो आप सभी ने देखा होगा वर्कशॉप में ये सारे कैलिपर। अब एक वहाँ पर होता है आपका जैनी कैलिपर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनी कैलिपर, ठीक। इसकी एक लेग क्या होती है? सीधी होती है, और दूसरी लेग क्या होती है? 45 डिग्री पर बेंट हो। जैसे मान लो ये हो गया एक लेग, ठीक है, अब यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी लेग क्या है? कुछ इस प्रकार से 45 डिग्री पर आपकी बेंट होती है, ठीक है, इसी के साथ आती है 45 डिग्री पर बेंट होती है यहाँ पर, ठीक। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जैनी कैलिपर के नाम से जानते हैं। इसी को हम ऑड लेग कैलिपर के नाम से जानते हैं। इसी को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग करते हैं जो सिलेंड्रिकल जॉब है उसका सेंटर निकालने के लिए। कोई भी आपका मान लो स्क्वायर जॉब है, आयताकार जॉब है, अब उसके एक एज के सहारे से यहाँ पर हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग इनसाइड मेजरमेंट के लिए, आउटसाइड का आउटसाइड मेजरमेंट के लिए। स्प्रिंग जॉइंट जो कैलिपर है क्विक सेटिंग, इसमें इजी सेटिंग हो जाती है। जो भी आपके कैलिपर है इनडायरेक्ट यहाँ पर टूल है, इसकी रीडिंग को हमें ट्रांसफर करना होता है वर्नियर स्टील रोल पर, तो 0.5 mm इसकी एक्यूरेसी होती है। इनडायरेक्ट यहाँ पर आपके मेजरिंग या मार्किंग टूल ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए 72 नंबर, तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक दिखाया गया फिक्स्ड टाइप का, ठीक है, फिक्स टाइप का आपको सरफेस गेज दिखाया गया है और पूछा गया है यहाँ से जो आपका मार्क किया गया है पार्ट एक्स वो कौन सा है, ठीक है। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। बेसिकली कैसा है? ये फिक्स सरफेस गेज है, ठीक है। इसका हम जहाँ भी प्रयोग कर देंगे एक स्थान पर रख देंगे, फिर वहीं से आपको क्या करनी है? मार्किंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? तो ये आपका पूरा बेस वाला पार्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? कॉलम हो गया, या इसी को आप स्पिंडल कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये आपका एक स्क्राइबर होल्ड है,
और ये जो एक्स से मार्क किया गया है इस पार्ट को हम स्नग कहते हैं, और स्नग के द्वारा ही आपका जो स्क्राइबर ये होल्ड किया जाता है। और ये क्या हो गया, इसका थंब लीवर हो गया, स्क्रू हो गया, जिसके द्वारा इसको टाइट किया जाता है। ठीक, तो ये है आपका फिक्स सरफेस गेज। दूसरा आता है आपका यूनिवर्सल सरफेस गेज। यूनिवर्सल सरफेस गेज में यहाँ पर जो नीचे होती है यहाँ पर बी ग्रुप कटा होता है, ठीक है। इसमें क्या कटा होता है, बी ग्रुप कटा होता है, जिससे कि इसको हम सिलेंड्रिकल सरफेस पे रख के यूज कर सकते हैं। और इसमें गाइड पिन लगी होती हैं जिसके द्वारा पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पर पूछा गया आपको एक कॉम्बिनेशन सेट दिखाया गया है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट में जो आपका ये एक्स से मार्क पार्ट है ये क्या है, यहाँ आपसे पूछा गया है। ठीक, तो अभी हमने अपने जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे वहाँ पर कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। उसमें आपके बेसिकली जो 3 सेट होते थे, ठीक है, तीनों आपके पार्ट्स को हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर बात की जाए ये कौन सा पार्ट आपका दिखाया गया है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री बना हुआ है, यहाँ पर आपका 180 डिग्री है। ये आपकी क्या बनी हुई है, ग्रेजुएशन बनी हुई है। तो ये ग्रेजुएशन 1 डिग्री की एक्यूरेसी में बनी हुई है। टोटल बात की जाए ये क्या है, तो इसको हम प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर हेड के नाम से जानते हैं। और ये 1 डिग्री की एक्यूरेसी में क्या करता है, मार्किंग चेकिंग करता है। अदर को हमने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस किया था। सेंटर 45 90 डिग्री, स्क्वायरनेस, फ्लैटनेस, स्क्वायर हेड आपका हमने डिस्कस कर ही लिया था। सॉरी, सेंटर हेड जो होता है आपका सेंटर की मार्किंग के लिए, कोई सिलेंड्रिकल जॉब है उसकी मार्किंग के लिए, स्क्वायर 45 90 डिग्री एंगल की चेकिंग के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बेसिकली आपको एक डेटम दिया गया है और उस डेटम के सहारे यहाँ पर मार्किंग की जा रही है। अब पूछा जा रहा है इस मार्किंग करते समय किस प्रकार के डेटम का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर बात की जाए आपकी एक ये जीए हो गई, ठीक है, कोई जॉब है उसकी एक ये जीए है, और कोई दूसरा जॉब है मतलब यही उसकी दूसरी ए जीए है, ठीक है। मान लो कोई जॉब है आपका, तो जिसमें एक ये जीए हो गई, एक ये जीए हो गई। अब जब भी हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मान लो आपकी माइक्रो हाइट है, ठीक है, हाइट गेज है, तो हाइट गेज के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं स्क्राइबर के द्वारा। जब हम यहाँ पर सरफेस प्लेट पे होल्ड करते हैं एंगल प्लेट के सहारे से, तो आपकी 2 सरफेस क्या होती है, फिनिश होती है। और इसी को हम रेफरेंस ले करके अगर आपकी वाई में मार्किंग करनी है तो यहाँ से हम रेफरेंस लेंगे, ठीक है। 5 mm, 10 mm, 15 mm, 5 mm पे एक लाइन हो गई, 10 mm पे एक लाइन हो गई, 15 mm पे एक लाइन हो गई। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, पलट लेंगे, इस वाले को क्या करेंगे, बट करेंगे सरफेस टेबल पर, ठीक है, वाई डायरेक्शन के लिए। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 5 mm पे लाइन हो गई, 10 mm पे लाइन हो गई, 15 mm पे लाइन हो गई। तो इसके लिए जो आपकी ये वाली सरफेस है, इधर ये वाली सरफेस, ये इस डायमेंशन के लिए, इस डायमेंशन के लिए, इस डायमेंशन के लिए रेफरेंस का काम कर रही है। और सेम इस वाले के लिए आपकी ये वाली जो सरफेस है ये रेफरेंस का काम कर रही है। तो यहाँ पर बेसिकली कौन सा डेटम दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया है कि एज को, जो आपकी पार्ट की एज है उसी को यहाँ पर डेटम के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। उसी को बट करके रेफरेंस के तौर पे यूज करके यहाँ पर डिफरेंट डायमेंशन पे मार्किंग की जा रही है। तो आशा करते हैं चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको एक पैरेलल ब्लॉक दिखाया गया है और पूछा गया है ये किस प्रकार का पैरेलल ब्लॉक यहाँ पर दिखाया गया है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। तो अगर यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको एक ग्रुप कटा है, ठीक है। यहाँ पर एक कैसा कटा है, यहाँ पर एक स्क्वायर ग्रुप कटा है, ठीक है, जिसमें ये ऊपर वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, इसमें स्लाइड कर रहा है। डिफरेंट हाइट पर इसको हम क्या कर ले रहे हैं, सेट कर ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार। तो यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ग्रुप की सहायता से, जो स्क्वायर ग्रुप है उसकी सहायता से हम इसको डिफरेंट हाइट पे एडजस्ट कर ले जा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक। ये बेसिकली किस मटेरियल का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील या क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है। यहाँ पर वर्कपीस को हॉरिजेंटली सेट करने के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर, इसमें पूछा गया है व्हिच मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए बी ब्लॉक। जैसा कि आप सभी को पता है बी ब्लॉक 2 ग्रेड में आते हैं, ग्रेड 1
और ग्रेड 2। तो यहाँ पर पूछा गया है जो ग्रेड ए मतलब ग्रेड ए और ग्रेड बी दो, ग्रेड ए और ग्रेड बी दो ग्रेडों में यहाँ आपके जो बेसिकली होते हैं बी ब्लॉक आते हैं। तो अगर ग्रेड ए की बात की जाए कि इसके लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छे क्वालिटी का जो स्टील होता है, ठीक है, हाई क्वालिटी का स्टील इसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी साइज कितनी होती है, तो इसकी साइज बेसिकली 100 mm होती है। अब हाई क्वालिटी स्टील का मतलब जैसे आप हाई कार्बन स्टील भी ले सकते हो, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी हाई क्वालिटी का स्टील। इसकी लेंथ कितनी होती है, तो 100 mm इसकी लेंथ होती है। इसको प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फिनिशिंग वर्क के लिए, जैसे टूल रूम एप्लीकेशन हो गया, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है इस बी ब्लॉक का। जो नॉर्मल बी ब्लॉक होता है जिसे आप बी ग्रेड का बी ब्लॉक कहते हो, ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये बेसिकली कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ठीक है। किससे बनाया जाता है, तो ये कास्ट आयरन से बेसिकली बना होता है। इसमें भी आपका स्पेशली बात की जाए तो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बनाया जाता है, ग्रेड बी बी ब्लॉक। इसकी साइज कितनी होती है, तो इसकी साइज होती है बेसिकली 300 mm। और इसको कहाँ प्रयोग करते हैं, तो इसको नॉर्मल वर्क के लिए हम वर्कशॉप में, जो आपका फैब्रिकेशन शॉप होता है, वहाँ पर सामान्य कार्यों के लिए यहाँ पर बी ग्रेड के बी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो बी ब्लॉक में ये बी होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये आपका कोई बी ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका ये बी ग्रुप बना है, इस बी ग्रुप का एंगल कितना होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्लियर होना चाहिए बी ग्रुप का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री इसका एंगल होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 77 नंबर यहाँ पर पूछा गया है, व्हिच चीजल इज यूज्ड टू रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर ऑफ द कीबे। कोई कीबे है, तो यहाँ पर कीबे में हमें क्या करनी है, कॉर्नर में, ठीक, मटेरियल को हटाना है। तो वहाँ पर किस चीजल का प्रयोग किया जाएगा, तो जब भी बात की जाएगी कॉर्नर पे अभी आपको कोई काम करना होगा, जैसे मान लो ये आपका कोई जॉब है, ठीक है। जस्ट एक ड्रॉ करते हैं रफली, ठीक। मान लो ये आपका कोई क्या है, जॉब है। अब यहाँ पर जो आपका ये दोनों आपकी जो सरफेस हैं, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर जो एज बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, इस कॉर्नर पे हमें मटेरियल को स्क्वायरिंग करनी है, यहाँ पे मटेरियल को हटाना है, ठीक है। या कोई कीबे है, ठीक है, कीबे में हमें क्या करनी है, मटेरियल को हटाना है, ठीक है। चाबी घाट यहाँ कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कोई हमें काम करना है, मटेरियल को हटाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है डायमंड पॉइंट चीजल का। बेसिकली इसमें डायमंड नहीं लगा होता है, डायमंड के शेप का उसका पॉइंट होता है, इसीलिए इसको डायमंड पॉइंट चीजल के नाम से जानते हैं। अदर ऑप्शन की बात की जाए कि फ्लैट चीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्लैट चीजल का बेसिकली प्रयोग जो कास्टिंग जॉइंट होते हैं, वेल्डिंग जॉइंट होते हैं, या कोई फ्लैट सरफेस हो गई, वहाँ पर आपका जो मटेरियल, एक्सेस मटेरियल, उसको हटाने के लिए फ्लैट चीजल का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस कट चीजल की बात की जाए, इसी को कैप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कैप चीजल के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग हम चाबी घाट काटने के लिए प्रयोग करते हैं, कीवे की कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। अगर कीवे के कॉर्नर में मटेरियल हटा रहा है तो वो अलग की बात है, ठीक है। मटेरियल कॉर्नर में हटाना एक अलग बात है, लेकिन कीवे की कटिंग करनी हो तो किसका प्रयोग करेंगे, स्लॉट की कटिंग करनी हो तो किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे क्रॉस कट चीजल का। हाफ राउंड नोट चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऑयल ग्रुप काटने के लिए बेसिकली इस चीजल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 78 में क्या पूछा गया है, व्हिच फाइल इज हैविंग रोज ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन। किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं, तो कौन सी फाइल है जिस पर दांते कहाँ कटे होते हैं, एक दिशा में। मान लो ये आपकी क्या है, कोई फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके दांते कटे होते हैं किस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में कटे हैं। तो ये कितने एंगल पे कटे होते हैं, तो बेसिकली 60 डिग्री एंगल पे कटे होते हैं। तो इस फाइल को हम क्या कहते हैं, इसको सिंगल कट फाइल के नाम से जानते हैं। बेसिकली नॉर्मल वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सॉफ्ट मेटल के लिए, एल्युमिनियम वगैरह की फाइलिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा जो आपका आता है डबल कट फाइल, डबल कट फाइल में यहाँ पर बेसिकली जो दांते होते हैं एक इस पर विकर्ण के रूप में कटे होते हैं, यहाँ पर डबल रो ऑफ टीथ होती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो दो होते हैं, एक होता है आपका ओवर कट, ठीक है, एक होता है ओवर कट जो कि कटा होता है 70 डिग्री के एंगल पर, और दूसरे को हम कहते हैं अप कट। ये कितने पर होता है, तो ये 51 डिग्री के एंगल पे
अपकट कटा होता है। इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है कंपेयर टू सिंगल कट फाइल, अधिक मटेरियल रिमूव करने के लिए, तेजी से मटेरियल रिमूव करने के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपका एक और दिया गया है कर्व कट फाइल, जो इसके दांते होते हैं कैसे होते हैं, कर्व शेप में कटे होते हैं, इसे विक्सन फाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो कटिंग एक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपका सिंगल कट फाइल हो गया, कर्व कट फाइल हो गई, डबल कट फाइल हो गई। एक आती है रैश कट फाइल, जिसके दांते शार्प पॉइंटेड होते हैं, वुड के लिए प्रयोग करते हैं, लेदर के लिए प्रयोग करते हैं, लेदर के लिए। तो ये सभी कट के अनुसार हो गई। यहाँ पर जो सेकंड कट फाइल दी गई है ये किसके है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार है। ठीक, अकॉर्डिंग टू किसके है, ग्रेड के अनुसार है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलते बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। अभी हमने अपने पिछले ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लिया कि वुड की या लेदर की फाइलिंग करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, रैस्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। और ये कैसी होती है, अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार होती है। सिंगल कट फाइल 60 डिग्री एंगल सॉफ्ट मेटल के लिए, डबल कट फाइल दो दांते बिकड़ के रूप में हार्ड मेटल, रैस्प कट फाइल शार्प पॉइंटेड टीथ हो गए, वुड और लेदर के लिए प्रयोग किया जाता है। बास्टर्ड फाइल की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार होती है। बास्टर्ड फाइल प्रयोग करते हैं नॉर्मल जनरल वर्क के लिए, मटेरियल अधिक रिमूव करने के लिए। हैंड फाइल की बड़ी बात की जाए तो हैंड फाइल बेसिकली ये एक सेफ एज फाइल होती है, इसमें एक सिरे पर दांते नहीं कटे होते हैं। ठीक है, ये पूरी लंबाई में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, वाई द कटिंग फेस ऑफ फाइल आर स्लाइटली बेबल ऑन लेंथ वाइज। जो भी आप फाइलें देखते हैं जर्नली वर्कशॉप में, ठीक है, वो लंबाई के साइड में क्या होती हैं, थोड़ी सी बेबल होती हैं। तो उसको थोड़ा लंबाई में बेबल क्यों किया जाता है, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए ये कोई फाइल है, ठीक है, ये क्या है, फाइल है, तो यहाँ पर आपकी जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, ये मतलब बेबल कैसे बताएं, जब आप उसको 3D में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर क्या होता है, बेबल होता है, जिसे आप कह सकते हो उभार कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल क्यों दी जाती है, या फाइल को थोड़ा सा हल्का लंबाई में बेबल क्यों किया जाता है, तो इसलिए किया जाता है कि जैसे मान लो हम किसी फ्लैट सरफेस की फाइलिंग कर रहे हैं, कोई फ्लैट सरफेस है, अब अगर ये फाइल आपकी पूरी की पूरी क्या होगी, फ्लैट होगी, तो फाइलिंग करते समय ये पूरा हमारा फाइल का भाग क्या होगा, इस पर टच होगा। और जब आपका पूरा दांता टच होगा तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मतलब फ्रिक्शन होगा काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगा, आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और अच्छे से यहाँ पर फाइलिंग नहीं हो पाएगी, काफ़ी ज़्यादा चैटरिंग भी होगी, रफ सरफेस बनेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए कि सारे दांते हमारे एक साथ ना कटिंग एक्शन में आए, कुछ ही दांते संपर्क में आए, ठीक है, जिससे हम यहाँ पर आसानी से कम फोर्स लगा के फाइलिंग कर सकें। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उभार बना देते हैं, जिससे पूरी फाइल हमारी एक साथ टच में नहीं आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइलिंग फ्लैट सरफेस मेड ईजियर। जो भी आपकी फ्लैट सरफेस होती हैं उसकी फाइलिंग आसानी से हो सके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हल्की सी कन्वेक्सिटी या हल्का सा उसको बेबल कर दिया जाता है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने आज की वीडियो में 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है, कुछ गलत लगता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। किस प्रकार से और इम्प्रूव किया जाए, तो इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, जिसके द्वारा हम क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए चैनल पे, किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी इसकी वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिएगा। जो अपनी क्लास है ITI की क्लास, ठीक है, निम्मी क्वेश्चन बैंक की क्लास है, ITI का आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सभी एग्जाम के लिए क्या है, आपकी रामबाण क्लास है। इस क्लास के बाद फिर आपको कोई और चीज़ एक्स्ट्रा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको आप अच्छे से देखते हैं तो सारे डाउट यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।